हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा। आपको एमपीएसआई एग्ज़ाम के लिए हिंदी पढ़ाना आज से शुरू कर रहा हूं। तो फ्रेंड, आज हम इसमें शुरू करेंगे व्याकरण का अर्थ, व्याकरण के प्रकार और हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, ये आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहला हम शुरू कर रहे हैं इसमें व्याकरण का अर्थ। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड, तो आपको व्याकरण का अर्थ तो पता हो कि व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है, अब इस हिंदी व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, तो मैं आपको पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप उसे पूरे सिलेबस को, पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान से पढ़ लेना। तो यहाँ पर देखिए, इसमें व्याकरण का अर्थ क्या होता है। तो व्याकरण का अर्थ होता है कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जो भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। ठीक है, ये व्याकरण का अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि व्याकरण वह शास्त्र है या वह शास्त्र जो हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। ठीक है, शुद्ध ज्ञान कराता है, व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण का अर्थ होता है। आ रहा समझ में। अब व्याकरण क्या है, तो व्याकरण ऐसा शास्त्र होता है जो भाषा का विशेष ज्ञान कराता है। अब जरूरी नहीं है कि व्याकरण सिर्फ हिंदी ही विषय की हो। व्याकरण संस्कृत की भी होती है, व्याकरण इंग्लिश की भी होती है, और जो अन्य भाषाएं होती है तो सभी भाषाओं की व्याकरण होती है। ठीक है, तो व्याकरण क्या करता है, ये हमें भाषा का शुद्ध ज्ञान कराता है। ये व्याकरण का अर्थ होता है। इसका एक और अर्थ होता है जो आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण वह शास्त्र होता है जो हमें बोलने, लिखने और पढ़ने का ज्ञान कराता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण का अर्थ होता है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में जो व्याकरण होता है तो इसके भेद कौन से होते हैं, तो ये देखिए, इसमें व्याकरण के प्रकार या व्याकरण के भेद। ठीक है, व्याकरण के भेद या प्रकार। तो कितने इसके प्रकार हो जाते हैं, तो पहला हो जाता है वर्ण व्याकरण, दूसरा हो जाता है शब्द व्याकरण, तीसरा होता है पद व्याकरण और चौथा होता है वाक्य व्याकरण। ऐसे इसको चार भागों में बांटा जाता है, या इसके ये चार प्रकार होते हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, इसमें पहला है वर्ण व्याकरण। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें वर्णों के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है, वर्ण व्याकरण कहलाता है। ठीक है, तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, ये सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वर्ण के अंतर्गत पढ़ते हैं, जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद फिर दूसरा होता है शब्द व्याकरण। तो इसमें किसका ज्ञान होता है हमें, तो इसमें हमें शब्दों का ज्ञान होता है। ठीक है, तो वर्ण किसे कहा जाता है, तो ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णों के सार्थक समूह को या वर्णों के समूह जिसका अर्थ होता है उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में शब्द के भेद भी होते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे आगे। जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा शब्द भेद का, तो उसमें शब्द का अर्थ, इसके बाद में पूरे प्रकार उसके, ठीक है, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। फिर इसके बाद में आता है पद। अब पद किसे कहा जाता है, तो विभक्ति युक्त शब्दों को पद कहते हैं, या शब्दों को जब वाक्य के साथ लिख दिया जाता है तो उसे हम पद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना होगा कि पद किसे कहा जाता है, तो जो विभक्ति युक्त शब्द होते हैं उसे हम पद कहते हैं। जैसे देशभक्ति, अपन एक शब्द बोलते हैं देशभक्ति। ठीक है, अब देशभक्ति यहाँ पर शब्द है, तो इसमें इसको अपन क्या बोलेंगे, अब इसको शब्द नहीं बोलना है, इसको बोलेंगे अपन पद। क्यों पद बोलेंगे, क्योंकि जब हम इसका समास विग्रह कर देते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, देश के लिए भक्ति। इसमें क्या हो जाएगा, देश के लिए भक्ति। तो इसमें विभक्ति चिन्ह मतलब कारक क्या है, तो कारक है इसमें के लिए। तो जब कारक यहाँ पर के लिए है तो ये क्या होगा, देशभक्ति पद होगा। तो इसमें देश पहला पद और भक्ति दूसरा पद। आ रहा समझ में। तो कुल मिलाकर आपको सरल भाषा में याद रखना है कि जो विभक्ति युक्त शब्द होते हैं, मतलब जिन शब्दों में कारक होता है, कारक युक्त शब्द होते हैं, उसे ही हम कहते हैं पद। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। या फिर जिन शब्दों को हम वाक्य के साथ लिख देते हैं तो वह पद कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड। ठीक है, अब इसके बाद में आता है फिर वाक्य। तो वाक्य किसे कहा जाता है, तो
शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वाक्य जैसे हम बोलते हैं कि राम स्कूल जाता है, तो राम स्कूल जाता है हमने बोला, तो ये एक वाक्य है, इसमें शब्दों का एक निश्चित क्रम है और इस वाक्य का एक निश्चित अर्थ होता है, उसे हम वाक्य कहते हैं, ध्यान रखना। तो वाक्य किसे कहा जाता है? तो शब्दों का एक व्यवस्थित क्रम जिसका एक निश्चित अर्थ होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य के भेद कितने होते हैं ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इसका टॉपिक आएगा जब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे व्याकरण के ये 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बोली किसे कहते हैं, विभाषा, उपभाषा किसे कहते हैं और भाषा किसे कहते हैं, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, भाषा के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। इसके बाद में भाषा परिवार कौन कौन से होते हैं, तो ये सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहले इसमें, तो पहले यहाँ पर देखिए बोली, ठीक है। तो बोली यहाँ पर इसका छोटा सा अर्थ समझ लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे तो बोली का पूरा डिटेल में टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए पहले बोली। अब बोली किसे कहा जाता है? तो जब भाषा का क्षेत्र सीमित होता है तो उसे हम बोली कहते हैं। आ रहा समझ में? तो भाषा एक व्यापक अवधारणा होती है और बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। कैसे? तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में 8 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। जैसे बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है, बघेलखंड में बघेली बोली जाती है, ठीक है। तो बघेलखंड क्षेत्र में बघेली बोली जाती है, मतलब उसका क्षेत्र सीमित है, उसका क्षेत्र एक निश्चित है। तो फिर बोली का अर्थ क्या हुआ? तो भाषा का सीमित क्षेत्र बोली कहलाता है, ठीक है। जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र सीमित है तो वहाँ पर बुंदेली बोली जाती है ना। ऐसे बघेलखंड क्षेत्र सीमित है तो वहाँ पर बघेली बोली जाती है। ऐसे मालवा क्षेत्र सीमित है तो यहाँ पर मालवी बोली जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अब जो बोली होती है इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है। ये क्या होती है? इसे सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है बोली को, ठीक है। और दूसरा कि इसमें साहित्य रचना नहीं की जाती, इसमें साहित्य रचना नहीं की जाती, ठीक है फ्रेंड। ये आपको ध्यान रखना, कभी भी बोलियों में साहित्य रचना नहीं की जाती है और यह सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है बोलियाँ। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में देखते हैं गोंडी है, कोरकू है, भिली है, निमाड़ी है, तो ये इनको सिर्फ सामाजिक मान्यता प्राप्त है इन बोलियों को, ठीक है। और इनमें साहित्य रचना नहीं की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बोली का अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको सिर्फ इसका अर्थ बता रहे हैं, बाकी पूरी डिटेल आगे हम आपको बताएंगे कि बोली हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की बोली जाती है, किधर किधर बोली जाती है, कौन से ज़िले में कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, ठीक है। ये आपको हम आगे बताएंगे। इसके बाद फिर देखिए आगे उपभाषा या विभाषा। उपभाषा या विभाषा, ठीक है। अब विभाषा या उपभाषा किसे कहा जाता है? तो विभाषा या उपभाषा का मतलब होता है कि जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है या जब बोली का क्षेत्र बढ़ने लगता है तो उसे हम विभाषा या उपभाषा कहते हैं। आ रहा समझ में? जैसे हमारे मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, मालवी बोली जाती है, ठीक है। तो इनमें से किसी एक बोली को हम बताते हैं आपको। जैसे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र है, अब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। अब धीरे 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 बुंदेली बुंदेलखंड के अलावा हमारे मालवा में भी बोली जाने लगे, बघेलखंड में भी बोली जाने लगे, ठीक है, निमाड़ क्षेत्र में भी बोली जाने लगे। तो जब बोली का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, जब बोली का क्षेत्र बढ़ने लगता है तो उसे हम विभाषा कहते हैं या उसे हम उपभाषा कहते हैं। आ रहा समझ में? ये इसमें आपको ध्यान रखना है। और जो उपभाषा होती है या विभाषा होती है इसमें साहित्य रचना की जाती है, ठीक है, इसमें साहित्य रचना की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि जो बोली होती है तो बोली में साहित्य रचना नहीं होती है। आ रहा समझ फ्रेंड? ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी हम यहाँ पर इसका सिर्फ छोटा छोटा अर्थ बता रहे हैं, आगे पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, कि उपभाषा कौन कौन सी है और इसके बाद हमारी हिंदी की उपभाषाएँ कौन सी हैं, हिंदी की जो उपभाषा हैं उनकी बोलियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। ये सब मैं आपको पूरा आगे डिटेल में बताऊँगा। अब इसके बाद देखिए भाषा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भाषा किसे कहा जाता है?
ये एग्जाम में अपने से बार बार पूछा जाता है। अब भाषा, तो भाषा का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए, तो जो भाषा शब्द होता है फ्रेंड, तो भाषा शब्द भास धातु से मिलकर बना हुआ है ना। भाषा शब्द किससे मिलकर बना है, भास धातु से मिलकर बना है। और भास का अर्थ होता है बोलना, ठीक है। भास का अर्थ क्या होता है, तो भास का अर्थ होता है बोलना। तो फिर इसकी परिभाषा क्या हो जाती है, इसका कंप्लीट अर्थ क्या हो जाता है भाषा का, तो भाषा का अर्थ होता है कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। भाषा का अर्थ क्या होता है कि विचारों के आदान प्रदान, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि बताइए भाषा किसे कहते हैं, तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को हम भाषा कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जब कोई भी व्यक्ति बोलता है तो एक होता है वक्ता और एक होता है श्रोता। तो जब वक्ता बोलता है और श्रोता उसको सुनता है, ठीक है, तो वक्ता ने जो बातें बोली है उसको श्रोता सुनता है, समझता है और समझकर उसका उत्तर देता है, ठीक है। तो एक बोलेगा दूसरा सुनेगा, अब जो सुनने वाला है उसे सुनकर समझकर फिर उसका उत्तर देता है। तो इससे क्या हुआ, उन दोनों के बीच में विचारों का आदान प्रदान हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब फ्रेंड याद रखना है आपको कि भाषा सिर्फ इंसानों की नहीं होती, भाषा जंतुओं की भी होती है, पक्षियों की भी होती है, ठीक है। और जितने भी ढेर सारे जीव जंतु होते हैं सबकी अपनी 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 भाषा होती है, सब अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि जैसे कुत्ते भी होते हैं, बिल्लियाँ भी होती हैं, इसके अलावा गाय भी होती है, भैंस भी होती है, और जो अन्य जंतु होते हैं ये सब अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका भाषा का अर्थ हुआ है। अब कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है भाषा की, तो भाषा की परिभाषा में यहाँ पर देखिए एक विद्वान का नाम है जो हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान हैं, उनका नाम आपको ध्यान रखना है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। जो कामता प्रसाद गुरु हैं तो इन्होंने भाषा की परिभाषा दी है। तो भाषा की परिभाषा इन्होंने क्या कौन सी दी है फ्रेंड, तो इन्होंने बोला है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचार को स्पष्ट समझ सकता है, इसे हम भाषा कहते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु ने यह परिभाषा दी है। तो मैं आपको लिखकर बताता हूँ, देखिए इन्होंने कहा है कि भाषा वह साधन है, भाषा वह साधन है, इन्होंने कहा है कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य दूसरों पर विचार भली भांति प्रकट करता है, भली भांति प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को स्पष्ट समझ सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ये इन्होंने परिभाषा दी है भाषा की। तो किसने परिभाषा दी है, ये कामता प्रसाद गुरु ने परिभाषा दी है फ्रेंड। ये याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा या जिससे मनुष्य दूसरों पर भली भांति विचार प्रकट करता है, दूसरों पर, ठीक है, यहाँ पर है दूसरों पर विचार भली भांति प्रकट करता है। मतलब ये हुआ कि कोई भी मनुष्य हुआ अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है और फिर वो जो दूसरा व्यक्ति है वो बोलेगा तो उसको समझ सकता है, स्पष्ट समझ सकता है उसके विचारों को। आ रहा समझ में। तो हमने विचार प्रकट किए दूसरे पर और फिर उसके विचार को हमने स्पष्ट समझा, यही क्या होती है, भाषा कहलाती है। अगर किसी व्यक्ति ने कुछ बोला और हमने उसको नहीं समझा तो वह भाषा नहीं कहलाएगी। आ रहा समझ में। भाषा का अर्थ ही यह होता है कि सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम उसको सुन रहे हैं और समझकर हम उसे उसका उत्तर दे रहे हैं।
यही भाषा कहलाती है, यही भाषा का अर्थ होता है और यही कामता प्रसाद गुरु भी कह रहे हैं। ठीक है, तो ये भाषा की परिभाषा होती है फ्रेंड। तो आई होप आप लोग भाषा का अर्थ और परिभाषा समझ गए होंगे। अब इसके बाद देखिए भाषा की उत्पत्ति। तो भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके प्रकार कौन से हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी थोड़ा ध्यान रखिए आप कि अभी मैंने आपको हिंदी का अर्थ नहीं बताया है। ठीक है, अभी तो हम सिर्फ आपको भाषा के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही ये भाषा का टॉपिक खत्म होगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी हिंदी का अर्थ क्या होता है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, यह मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर आगे देखिए अब आप भाषा की उत्पत्ति, आगे देखिए इसमें भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, अब जो भाषा की उत्पत्ति होती है तो भाषा की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं जो आपको ध्यान रखना है। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, तो भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से फ्रेंड, तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। है तो बहुत सारे सिद्धांत, लेकिन कुछ जो महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो पहला देखिए यहाँ पर दैवी सिद्धांत। ठीक है, पहला है यहाँ पर दैवी सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में। इसके बाद फिर दूसरा सिद्धांत होता है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। इसके बाद फिर तीसरा आता है संपर्क का सिद्धांत। ठीक है, संपर्क का सिद्धांत। चौथा होता है संकेत का सिद्धांत और पांचवा होता है श्रम परिहरण। पांचवा सिद्धांत है श्रम परिहरण, या इसी को यो है हो का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, श्रम परिहरण का सिद्धांत या यो है हो का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत फ्रेंड जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसमें भाषा की उत्पत्ति के संबंध में पहला सिद्धांत दैवी सिद्धांत। ठीक है, अब इस दैवी सिद्धांत का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि जब भगवान ने, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है, ठीक है, तो कुछ विद्वानों ने यह माना है कि जब भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, तो सृष्टि की जब रचना की थी तो उसी समय ईश्वर ने, परमात्मा ने, भगवान ने भाषा की भी रचना की थी। तो इसलिए इसे दैवी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो कुछ विद्वानों का यह मानना है कि जो भाषा है ये किसके द्वारा प्रदत्त है, यह ईश्वर के द्वारा, परमात्मा के द्वारा, भगवान के द्वारा प्रदत्त है। ये आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होता है पहला सिद्धांत जिसको हम दैवी सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद फिर दूसरा आता है अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का मतलब क्या होता है, तो अनुकरण का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, अब इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य एक दूसरे के संपर्क में जब आता है तो एक दूसरे की नकल करता है, और एक दूसरे की नकल करके ही जब ये भाषाएं सीखी जाती हैं, तो ऐसे सिद्धांत को हम अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए कि जब आदि मानव धरती पर आया था, तो जब आदि मानव धरती पर जब आता है तो क्या एकदम से सारे लोग भाषाएं बोलना सीख गए थे क्या? नहीं। तो सब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे की नकल करते हैं, और एक दूसरे की नकल करते करते ये लोग भाषा बोलना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सिद्धांत को क्या कहा जाता है, अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि भाषा की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत कौन से हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद फिर तीसरा आ जाता है संपर्क का सिद्धांत। तो संपर्क का सिद्धांत का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब यह होता है कि जब मनुष्य या व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आने से भी भाषा की उत्पत्ति होती है। आ रहा समझ में, तो इसे कहा जाता है संपर्क का सिद्धांत। अगला आता है चौथा संकेत का सिद्धांत। अब संकेत का सिद्धांत इसका मतलब क्या है, तो संकेत का मतलब होता है इशारा। ठीक है, या इशारे। तो जब व्यक्ति या मनुष्य एक दूसरे को इशारे करते हैं, ठीक है, या संकेत करते हैं, तो उससे भी भाषा की उत्पत्ति होती है। आ रहा समझ में, जैसे कुछ लोग संकेत करते हैं, ऐसे हाथ करके दिखाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, पानी पीना है। या कुछ लोग यूं हाथ करते हैं इस प्रकार से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है कि उसे प्यास लगी है, पानी पीना है। तो ऐसे व्यक्ति संकेत करके भी
कुछ बातों को बोलते हैं या बातों को व्यक्त करते हैं। आ रहा समझ में? तो इससे भी फिर भाषा की उत्पत्ति होती है। अब जैसे कुछ लोगों को भूख लगती है, तो भूख लगती है तो वो इस प्रकार से हाथ करते हैं, मतलब उसे खाना खाना है। तो ये संकेत के तौर पर भी जब अपने विचारों को व्यक्त किया जाता है तो उससे भी भाषा की उत्पत्ति होती है, जिसे संकेत सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आता है श्रम परिहरण का सिद्धांत या यो हे हो का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, अब इसका मतलब क्या होता है? तो श्रम परिहरण का मतलब होता है कि जब व्यक्ति श्रम करता है, परिश्रम करता है, तो जब व्यक्ति परिश्रम करता है तो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है, उसके मुंह से ध्वनि ऑटोमेटिक निकलती है। कैसे? तो जैसे अब हम लोगों से कहा जाए, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों से कहा जाए कि आप 10 किलो का वजन उठाइए, तो हम 10 किलो वजन आसानी से उठा सकते हैं। वहीं आपसे कहा जाए कि आप 1 कुंटल वजन उठाइए, ठीक है, या 80 किलो वजन उठाकर बताइए। जब आपसे कहा जाएगा 80 किलो वजन उठाइए, तो हम जब वजन उठाएंगे तो हमको जोर लगाना पड़ेगा। हम जितनी आसानी से 10 किलो वजन उठा सकते हैं, क्या उतनी आसानी से हम 80 किलो या 1 कुंटल वजन उठा सकते हैं? क्या नहीं उठा सकते। जब हम 80 किलो वजन उठाएंगे या 1 कुंटल वजन जब उठाते हैं तो हमको जोर लगाना पड़ता है, और जब हम जोर लगाएंगे तो उस समय क्या होगा? हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है। ठीक है, तो या तो मुंह से यो निकलता है, हे निकलता है, हो निकलता है। आ रहा समझ में? तो इस आधार पर भी या इस प्रकार से भी भाषा की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है श्रम परिहरण का सिद्धांत या यो हे हो का सिद्धांत। तो श्रम परिहरण इसलिए कहते हैं क्योंकि जब व्यक्ति श्रम करता है तो उससे मुख से ध्वनि उत्पन्न होती है। और यो हे हो क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब व्यक्ति श्रम करता है, कठोर परिश्रम करता है, तो उसके मुख से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती है। जैसे ध्वनियों में यो भी होता है, हे भी होता है, हो भी होता है। इस प्रकार की ध्वनियाँ मनुष्य के मुख से निकलती है, जिससे एक भाषा की उत्पत्ति होती है। तो इसे कहा जाता है श्रम परिहरण का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने आपको कुछ भाषा की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जानकारी दी है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन इनसे कैसे पूछा जाएगा? तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि भाषा की उत्पत्ति के संबंध में सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है फ्रेंड, जो आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखिए भाषा के प्रकार या भाषा के भेद। तो देखिए इसमें आगे भाषा के प्रकार। ठीक है, तो भाषा के प्रकार या भाषा के भेद, ये मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं इसके। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं? तो पहला आपको याद रखना है, मौखिक भाषा होती है और दूसरा लिखित भाषा होती है। ये 2 ही प्रकार इसके होते हैं। तो पहली होती है मौखिक भाषा, दूसरी होती है लिखित भाषा। ठीक है, ये 2 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। बाकी तो फिर ऐसे कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही प्रकार होते हैं भाषा के। ठीक है, तो पहला प्रकार देखिए इसमें मौखिक भाषा। ठीक है, अब मौखिक भाषा इसका मतलब क्या होता है? तो जब मनुष्य या व्यक्ति बोलकर अपने विचारों का आदान प्रदान करता है या ध्वनि के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है ध्वनि। ठीक है, जो मौखिक भाषा होती है इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है ध्वनि। इसका मतलब क्या हुआ? तो जब व्यक्ति बोलता है तो बोलकर जब विचारों का आदान प्रदान करता है, ध्वनि के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान करता है, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आया समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मौखिक भाषा होती है इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है ध्वनि। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है लिखित भाषा। अब लिखित भाषा का मतलब क्या होता है? तो इसमें विचारों का आदान प्रदान लिखित आधार पर किया जाता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। आ रहा समझ में फ्रेंड? तो इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है वर्ण। इसकी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अब लिखित आधार पर विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है? तो जैसे समाचार पत्र। ठीक है, तो समाचार पत्र विचारों का आदान प्रदान कैसे कर रहे हैं? लिखित आधार पर। फिर समाचार पत्रिकाएं होती है, तो समाचार पत्रिकाओं में विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है? लिखित आधार पर। जैसे पुस्तकें, तो पुस्तकों में भी विचारों का आदान प्रदान कैसे होता है? लिखित आधार पर। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं
कि भाषा के दो ही प्रकार होते हैं मुख्य रूप से, एक मौखिक भाषा होती है और दूसरी लिखित भाषा होती है। ठीक है फ्रेंड, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें बोली। कुछ विद्वान बोलते हैं कि सांकेतिक प्रकार भी इसका होता है भाषा का। ठीक है, सांकेतिक प्रकार में क्या होता है, इशारों के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे हम कहीं जाते हैं तो बाय बाय करते हैं, फिर इसके बाद में हम किसी को, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम देने जा रहा है तो उसको बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। फिर इसके बाद में अगर किसी को पानी पीना है तो ऐसे इशारा करता है कि प्यास लगी है, खाना खाना है तो ऐसे इशारा करता है। ठीक है, तो कुछ विद्वानों ने सांकेतिक प्रकार भी माना है, लेकिन अधिकतर हिंदी के जो विद्वान हैं उन्होंने भाषा के दो ही प्रकार माने हैं बस, मौखिक और लिखित भाषा। अब एग्जाम में हमसे पूछे तो कितने प्रकार बताना है। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो आपको दो ही प्रकार बताना है बस। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से यहाँ पर भाषा के दो प्रकार भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे भाषा के परिवार। ठीक है, अब भाषा के परिवार कितने होते हैं, तो इसको पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाषा परिवार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो भाषा परिवार का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ आपको ध्यान रखना है कि भाषा के समूह को हम भाषा परिवार कहते हैं, या भाषाओं के आपस में संबंधित होने को ही भाषा परिवार कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तो भाषा के समूह, ठीक है, भाषा के समूह या भाषा के आपस में संबंधित होना, आपस में संबंध होना या आपस में एक दूसरे से संबंधित होना, यही क्या कहलाता है, तो यही भाषा परिवार कहलाता है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भाषाओं के परिवार को हम भाषा समूह भी कहते हैं। जैसे इंसानों का समूह होता है, तो इंसानों का समूह भी है तो वह क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। जैसे हम लोग भी हमारे परिवार में रहते हैं, तो हमारे परिवार के सारे सदस्य एक समूह में रहते हैं कि नहीं रहते हैं। तो ठीक ऐसे ही हमारे भारत में भी और विश्व के स्तर पर भी भाषाओं का समूह होता है, या जो भाषाएं होती हैं सब आपस में एक दूसरे से संबंधित होती हैं, तो इसे हम भाषा परिवार कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब पूरे विश्व के स्तर पर भाषा परिवार कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार इसके बताए हैं। तो कहीं पर 12 प्रकार मिलते हैं, कहीं पर 13 प्रकार मिलते हैं, और कहीं कहीं 100 प्रकार भी मिलते हैं भाषाओं के पूरे विश्व के स्तर पर। ठीक है, लेकिन जो सही है वो पूरे विश्व के स्तर पर भाषा परिवार 13 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन हमको सिर्फ हमारे भारत के स्तर पर पढ़ना है, तो भारत के स्तर पर भाषा परिवार 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो भारत के स्तर पर 4 प्रकार कौन कौन से हो जाते हैं वो देखिए यहाँ पर। भाषा परिवार, तो भाषा परिवार हमारे भारत के स्तर पर 4 प्रकार क्या होता है, तो 4 प्रकार इसके कौन कौन से हो जाते हैं फ्रेंड। तो पहला देखिए यहाँ पर भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, पहला हो जाता है भारोपीय भाषा परिवार, दूसरा हो जाता है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा हो जाता है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और चौथा हो जाता है चीनी तिब्बती। ठीक है, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। ये 4 प्रकार होते हैं हमारे भारत में भाषा परिवार के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें पहले हम शुरू करते हैं भारोपी भाषा परिवार, है ना। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे द्रविड़ भाषा परिवार, फिर आपको बताएंगे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, और फिर बताएंगे आपको चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो पहले देखें इसमें भारोपी भाषा परिवार। पहला देखिए इसमें भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, अब जो भारोपी भाषा परिवार होता है, तो भारोपी भाषा परिवार का अर्थ क्या होता है, तो भारोपीय का मतलब होता है भारत धन यूरोपीय, बराबर क्या हो जाता है, भारोपीय। तो हमारे भारत में और यूरोप में, और इसके बाद यूराल पर्वतीय क्षेत्र होता है
वहाँ पर उसके आसपास के क्षेत्र में जो समीपवर्ती क्षेत्र होता है वहाँ पर जितनी भाषाएं बोली जाती हैं इन सभी भाषाओं को इस भारोपी भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो भारोपी शब्द होता है या भारोपी भाषा परिवार होता है इसमें कौन कौन से भाषाओं को शामिल किया जाता है। तो भारत प्लस यूरोप और प्लस समीपवर्ती क्षेत्र, समीपवर्ती क्षेत्र की भाषाओं को इस भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो यह भारत ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार होता है। इसको ध्यान रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा भाषा परिवार होता है ये भारोपी भाषा परिवार, ये सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, और इसके बाद में दूसरा आपको ध्यान रखना है कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ की भाषाओं को इस भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे भारत में उत्तर भारत की समस्त भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। उत्तर भारत की भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है ना। उत्तर भारत की भाषाओं को शामिल किया गया है। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर भारत में मतलब हमारे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, इसके बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इन राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं को इस भारोपी भाषा परिवार में शामिल किया गया है। और हमारी हिंदी को भी किस में शामिल किया गया है, तो हिंदी भाषा को भी इसी भारोपी भाषा परिवार में शामिल किया गया है। इसको याद रखना फ्रेंड, हिंदी भाषा को भी शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है कि हमारी हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है, तो ये भारोपी भाषा परिवार की भाषा है। और हमारे भारत में जो भाषा बोलने वाले लोग हैं तो कितने प्रतिशत लोगों को इस भाषा परिवार में शामिल किया गया है, तो 73% या 73% जो हमारे भारत में भाषा बोलने वाले लोग हैं उनकी भाषाओं को भारोपी भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो इसमें जो भाषाओं को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है वह कितना प्रतिशत है, 73% भाषा बोलने वाले लोगों को इस भारोपी भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये हमारे भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपी भाषा परिवार। इसे याद रखना फ्रेंड, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बार बार इससे पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा भाषा परिवार है ना। तो दूसरा भाषा परिवार होता है द्रविड़। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। और जो द्रविड़ भाषा परिवार होता है तो ये दूसरे नंबर का हमारे भारत का बड़ा भाषा परिवार है। इसमें किधर की भाषाओं को शामिल किया गया है, तो द्रविड़ भाषा परिवार में दक्षिण भारत की भाषाओं को शामिल किया गया है। ये आपको याद रखना है, दक्षिण भारत की भाषाओं को शामिल इसमें किया गया है। तो ये आपको याद रखना होगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण भारत की भाषाओं को किस भाषा परिवार में शामिल किया गया है, तो द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल किया गया फ्रेंड। ठीक है, और इसमें कितने प्रतिशत बोलने वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया है, तो 25% जो भाषा बोली जाती है उन लोगों को इस द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो हमारे दक्षिण भारत में जैसे कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है। तो इन भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार में शामिल किया गया है और ऐसे भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत है 25%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। इसके बाद फिर तीसरा भाषा परिवार आता है। तो तीसरा भाषा परिवार का नाम आपको ध्यान रखना है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। ठीक है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। तो जो ऑस्ट्रिक भाषा परिवार होता है इसमें कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है फ्रेंड, तो हमारे भारत में जनजातियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है तो जनजातियों की भाषा को इस भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जनजातियों द्वारा बोली
जाने वाली भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, भाषाओं को शामिल इसमें किया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आष्ट्रिक भाषा परिवार है इसमें कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो हमारे भारत में जनजातियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उनकी भाषाओं को आष्ट्रिक भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो कहाँ कहाँ की जनजातियों को, तो जैसे झारखंड में जनजातियाँ हैं, उड़ीसा में जनजातियाँ हैं, मध्य प्रदेश की कुछ जनजातियाँ हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियाँ हैं, ठीक है। इसके बाद फिर और भी जो जनजातियाँ हमारे भारत में पाई जाती है, तो उन जनजातियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उनकी भाषा को आष्ट्रिक भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ठीक है, अब इसमें कितने प्रतिशत भाषा बोलने वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया फ्रेंड, तो इसमें 1.3%, 1.3% लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उनके इस आष्ट्रिक भाषा परिवार में शामिल किया गया है। मतलब कि 1.3% जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको इस आष्ट्रिक भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो इसमें झारखंड की जनजातियां हैं, इसके बाद छत्तीसगढ़ की है ना, उड़ीसा की जनजातियां हैं, इसके बाद कुछ असम की जनजातियां हैं, उन जनजातियों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है तो उनकी भाषाओं को आष्ट्रिक भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आष्ट्रिक भाषा परिवार है तो आष्ट्रिक भाषा परिवार में कितने प्रतिशत भाषा बोलने वाले लोगों को इसमें शामिल किया गया है। तो ये प्रतिशत आपको याद रखना होगा 1.3 या 1.3%। ठीक है, तो ये है तीसरा भाषा परिवार। इसके बाद फिर अगला आ जाता है चौथा। तो चौथा भाषा परिवार है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, ये चौथा प्रकार है भाषा परिवार का हमारे भारत में। ठीक है, अब चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे भारत में चीन तिब्बत से जो लगा हुआ क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उनकी भाषाओं को इस चीनी तिब्बती भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ठीक है, तो चीन तिब्बत से लगा हुआ क्षेत्र हमारे भारत का, जैसे ऊपर अपन देखते हैं कि ऊपर बिहार लगा हुआ है, असम लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ है, ठीक है, सिक्किम लगा हुआ है। तो इन क्षेत्रों में, इन राज्यों में जो लोग रहते हैं और इनके द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे इस चीनी तिब्बती भाषा परिवार में शामिल किया गया है। तो इसमें ऐसे कितने प्रतिशत बोलने वाले लोगों का है जिसे इस भाषा परिवार में शामिल किया गया है, तो 0.7% लोगों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसे इस चीनी तिब्बती भाषा परिवार में शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाषा परिवार है भारोपी भाषा परिवार। सबसे छोटा भाषा परिवार कौन सा है, तो ये चीनी तिब्बती भाषा परिवार है, ये सबसे छोटा है फ्रेंड, याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये सबसे छोटा भाषा परिवार होता है। ठीक है, ये सबसे छोटा भाषा परिवार है, कौन सा, चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पर ये भाषा परिवार का टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको बताया है कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत, भाषा के प्रकार और भाषा परिवार। ठीक है, ये हमने आपको बताया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड आपको बताएंगे कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी का अर्थ क्या होता है, ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तो देखते रहिए फ्रेंड हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियोस जो आपकी सफलता में मार्ग प्रशस्त करते हैं, आपको सफलता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।